क्या हमारी चेतना, हमारा मन बस यहीं खोपड़ी के अंदर ही बंद है? या फिर क्या उसमें सच में इतनी शक्ति है कि वो समय और जगह की सीमाएं लांघ जाएं, कहीं दूर की जानकारी हम तक ले आए? ये सवाल तो सदियों से है। हाँ, और आज हम एक ऐसे ही शख्स के काम और जिंदगी को थोड़ा गहराई से देखेंगे, जिनका नाम इस सवाल से बहुत जुड़ा हुआ है, इंगो स्वान। इंगो स्वान, बिल्कुल। इन्हें रिमोट व्यूइंग यानी दूरदृष्टि शोध के संस्थापकों में गिना जाता है। रिमोट व्यूइंग, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब कंट्रोल्ड कंडीशंस में लैब के अंदर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या ईएसपी का अध्ययन करना। अति संवेदी बोध जिसे कहते हैं। ओके, तो आज की हमारी बातचीत इंगो स्वान पर ही रहेगी, खास तौर पर पैरासाइकोलॉजी मतलब मन की जो कथित एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताएं हैं उनका अध्ययन और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ उनके काम पर। हाँ, वो CIA वाला कनेक्शन काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, हम उनके कुछ खास प्रयोगों को देखेंगे, उनके अपने विचार क्या थे, उनके सिद्धांत और आज उनकी विरासत क्या है, इस सब पर गौर करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं जो इंगो स्वान की लाइफ और काम का एक खाका सा देते हैं। हाँ, इनमें उनके काम की न्यूरोसाइंस, चेतना और परसेप्शन मतलब हमारी समझ या धारणा, इनसे क्या कनेक्शन हो सकता है, इस पर भी जोर है। हाँ, और देखिए, हमारा मकसद यहाँ ये है कि हम इंगो स्वान के असर को समझें। जो दावे उन्होंने किए उनको देखें, परखें नहीं, बस जो स्रोत बताते हैं उससे सामने रखें। सही। और ये देखें कि उनका काम जो है वो चेतना और इंसानी मन की जो क्षमताएं हैं उनसे जुड़े बड़े सवालों से कैसे कनेक्ट होता है। और कोशिश रहेगी कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक या तकनीकी भाषा में ना उलझें। बिल्कुल, सीधी सरल बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इंगो स्वान थे कौन, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड। जरूर। इंगो डगलस स्वान जन्म हुआ 14 सितंबर 1933 को। अमेरिका में कोलोराडो राज्य है, वहाँ एक छोटा सा शहर है टेलुराइड, वहाँ। ओके। और उनकी मृत्यु हुई 31 जनवरी 2013 को न्यूयॉर्क शहर में। पढ़ाई की बात करें तो 1955 में यूटा के वेस्टमिंस्टर कॉलेज से उन्होंने बायोलॉजी में जीव विज्ञान में BA किया था। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि मैंने सुना है करियर की शुरुआत तो एक कलाकार के तौर पे हुई थी उनकी, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर ये ESP रिसर्च और अमेरिकी सरकार, ये रास्ता कैसे बदला, कलाकार से जासूसी रिसर्च? हाँ, ये बदलाव है तो बड़ा दिलचस्प। एक आर्टिस्ट से सीक्रेट गवर्नमेंट रिसर्च प्रोग्राम्स का हिस्सा बन जाना। देखिए, 70s के दशक की शुरुआत में उनकी मुलाकात हुई स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे शॉर्ट में SRI कहते हैं। वहाँ के दो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर हैरोल्ड पुथॉफ और रसल टार्ग। SRI, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जाना माना नाम है। हाँ, बहुत। और यहीं से कह सकते हैं उनके जीवन की दिशा एकदम बदल गई। SRI उस टाइम पैरासाइकोलॉजी और चेतना पर काफी एडवांस रिसर्च कर रहा था। अच्छा, तो SRI वाला जो फेज था वो टर्निंग पॉइंट था एक तरह से। बिल्कुल, तो वहीं से वो प्रयोग शुरू हुए जिनके बारे में इतनी बातें होती हैं। एकदम सही। पुथॉफ और टार्क के साथ स्वान के जो शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने ही उस प्रोग्राम की नींव रखी, जिसे बाद में प्रोजेक्ट स्टारगेट के नाम से जाना गया। प्रोजेक्ट स्टारगेट। हाँ, और ये कोई हॉलीवुड फिल्म का नाम नहीं है। सुनने में तो वैसा ही लगता है। हाँ, पर ये CIA और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA का असल प्रोग्राम था, रियल। अच्छा, और इसका मकसद क्या था? मकसद था ये पता लगाना कि क्या ये जो सो कॉल्ड मानसिक शक्तियां हैं, जैसे रिमोट व्यूइंग, क्या इनका इस्तेमाल जासूसी के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए किया जा सकता है। कमाल है, मतलब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सच में इस तरह की चीजों पर पैसा और वक्त लगा रही थी, वो भी कोल्ड वॉर के टाइम में। हाँ, ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। लेकिन हाँ, कोल्ड वॉर के दौरान दोनों सुपर पावर्स जो थी वो हर तरह की बढ़त ढूंढ रही थी, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न लगे। हर मुमकिन तरीका। एग्जैक्टली। और स्वान इस प्रोग्राम के सबसे महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट बने और बाद में ट्रेनर भी। ट्रेनर भी, अच्छा। तो चलिए उनके कुछ सबसे फेमस और कहना चाहिए विवादास्पद प्रयोगों पर आते हैं। वो बृहस्पति ग्रह वाला दावा तो बहुत सुना है, रिमोट व्यूइंग से जुपिटर को देखना, ये क्या था पूरा मामला? हाँ, ये बहुत मशहूर है। ये वाकया है 1973 का। SRI में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। उसी दौरान स्वान ने क्लेम किया कि उन्होंने रिमोट व्यूइंग के जरिए बृहस्पति ग्रह को देखा। और उन्होंने बताया कि उसकी चारों ओर पतले छल्लों जैसी कोई चीज है, कोई संरचना है। अब सबसे हैरान करने वाली बात इसमें यह थी कि उस वक्त तक किसी एस्ट्रोनॉमर को जुपिटर के रिंग्स के बारे में पता नहीं था। किसी को नहीं? नहीं। इसकी पुष्टि हुई 6 साल बाद 1979 में,
जब वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब बृहस्पति के पास से गुजरा और उसने सच में ग्रह के चारों ओर एक पतला सा छल्ला खोज निकाला। 6 साल पहले अगर ये सच है जैसा बताया जाता है, तब तो ये दिमाग हिला देने वाला है। ये तो हमारी पूरी समझ पर ही सवाल उठाता है, चेतना, समय, स्थान। हाँ बिल्कुल। क्या मन वाकई में फिजिकल लिमिट्स को पार कर सकता है? पर जाहिर है इस पर शक भी बहुत हुआ होगा। बेशक, साइंटिफिक कम्युनिटी में इस दावे को लेकर जबरदस्त संदेह है, आज भी है। जो आलोचक हैं वो कह सकते हैं कि ये महज एक संयोग था, या उन्होंने जो बताया वो बहुत अस्पष्ट था, जिसे बाद में इंटरप्रेट कर लिया गया, या फिर एक्सपेरिमेंट के तरीके में ही कोई कमी थी। कई संभावनाएं। हाँ, लेकिन स्वान और उनके जो साथी थे वो इसे अपनी क्षमताओं का पक्का सबूत मानते थे, और ये दावा उनके काम का एक सेंट्रल पिलर बन गया। अच्छा, और एक और प्रयोग का जिक्र आता है, मैग्नेटोमीटर वाला। उसमें क्या हुआ था? ये प्रयोग 1972 में हुआ, ये भी एसआरआई में। एक मैग्नेटोमीटर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को मापने का एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ओके। उसे एक अंडरग्राउंड वॉल्ट, एक तहखाने जैसी जगह में रखा गया था, जो बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभावों से पूरी तरह शील्डेड थी। मतलब उसे खास मेटल की लेयर से ढका गया था ताकि बाहर का कोई सिग्नल उस तक ना पहुंचे। पूरी तरह आइसोलेटेड। हाँ, पूरी तरह। अब स्वान ने दावा किया कि उन्होंने बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अपनी मानसिक शक्ति से, जिसे साइकोकाइनेसिस कहते हैं, उस शील्डेड मैग्नेटोमीटर के काम में बाधा डाली या उसे प्रभावित किया। कंट्रोल्ड कंडीशंस और शील्डिंग, ये जरूरी बात है। मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि कोई बाहरी फैक्टर असर न करे। हाँ, ये दिखाता है कि एक्सपेरिमेंट करने वाले बाहरी असर को खत्म करना चाहते थे। लेकिन क्या ये साबित हुआ कि असर स्वान की वजह से ही था? बस यहीं पर बहस शुरू हो जाती है। जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे उनका मानना था कि भाई हमने तो सारे बाहरी फैक्टर्स कंट्रोल कर लिए थे, तो असर जरूर स्वान की वजह से था। लेकिन आलोचक यहाँ भी सवाल उठा सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तरीके पर। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आया हो जो पता न चला हो, या फिर जो नतीजे आए उनकी व्याख्या पर स्वान के लिए ये एक्सपेरिमेंट साइकोकिनेसिस की पॉसिबिलिटी का एक और सबूत था। इन प्रयोगों के आधार पर क्या स्वान ने सिर्फ दावे ही किए, या रिमोट व्यूइंग को करने का कोई सिस्टमैटिक तरीका, कोई प्रोसेस भी बनाया? हाँ, ये उनके काम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उन्होंने शुरुआती कंट्रोल्ड रिमोट व्यूइंग, जिसे शॉर्ट में CRV कहते हैं, उस प्रोटोकॉल को डेवलप करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। CRV, कंट्रोल्ड रिमोट व्यूइंग। हाँ, CRV बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप तरीका है, एक मेथोडोलॉजी। इसका मकसद ये है कि जो रिमोट व्यूअर है उसे किसी दूर के टारगेट, जैसे कोई जगह, कोई चीज या कोई घटना, उसके बारे में जानकारी सिस्टमैटिक तरीके से हासिल करने में मदद मिले। अच्छा। और इस प्रोसेस को ऐसा बनाया जाए कि जो रिजल्ट्स आएं उनका बाद में ऑब्जेक्टिवली, मतलब निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जा सके। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि मन में कुछ देख लिया, बल्कि एक प्रॉपर प्रोसेस था जिसके स्टेप्स थे। बिल्कुल। CRV में कई फेज होते हैं। आप बहुत अस्पष्ट छापों, मतलब इंप्रेशन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे ज्यादा डिटेल्ड जानकारी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जैसे आकार, बनावट, रंग, तापमान, यहां तक कि टारगेट से जुड़ी भावनाएं या उसका मकसद क्या है। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मकसद यही था कि सिर्फ अंदाजा लगाने या कल्पना करने से बचा जा सके। और ये जो CRV प्रोटोकॉल था, इसका आगे क्या हुआ? क्या ये सिर्फ थ्योरी में रह गया या इसका इस्तेमाल भी हुआ? नहीं, इसका इस्तेमाल हुआ। यही CRV प्रोटोकॉल और इसके अलग अलग वर्जन्स बाद में अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों ने प्रोजेक्ट स्टारगेट के तहत अपने रिमोट व्यूअर्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किए। सच में? मिलिट्री ट्रेनिंग में? हाँ, लोग जैसे जोसेफ मैकमिनेगल और लिन बुकैनन, जो खुद स्टारगेट प्रोग्राम का हिस्सा थे, वो बाद में इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहे। तो ये स्वान की एक ठोस विरासत है। उनके बनाए तरीके भले ही कितने कंट्रोवर्शियल हों, उनका रियल वर्ल्ड में यूज हुआ। तो ये तो हुई प्रोसेस की बात, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स और तरीकों के पीछे स्वान की अपनी सोच क्या थी? वो चेतना को, मन को कैसे देखते थे? उनके अपने थ्योरेटिकल आइडियाज क्या थे? देखिए, स्वान का जो मूल विचार था वो ये था कि चेतना सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी फैली हुई चीज है। अच्छा। उन्होंने ये थियरी दी कि चेतना एक नॉन लोकल तरीके से काम कर सकती है। नॉन लोकल, गैर स्थानीय। नॉन लोकल यानी वो स्पेस और टाइम में दूर मौजूद जगहों या घटनाओं से सीधे तौर पर इंटरैक्ट कर सकती है, बिना किसी ज्ञात फिजिकल मीडियम के। नॉन लोकैलिटी, ये शब्द सुनते ही क्वांटम फिजिक्स की याद आती है, वो एंटैंगलमेंट वाली बात।
क्या स्वान का इशारा उसी तरफ था? हाँ, ये एक दिलचस्प कनेक्शन है, या कह सकते हैं वैचारिक समानता है। क्वांटम फिजिक्स में नॉन लोकैलिटी का मतलब है कि दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स चाहे कितने भी दूर हों, एक पर किया गया मेजरमेंट तुरंत दूसरे की स्टेट को प्रभावित करता है। इंस्टेंटेनियसली। हाँ, स्वान ने कुछ इसी तरह का चेतना के लिए प्रपोज किया, लेकिन यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल या फिलॉसॉफिकल ओवरलैप है। ओके। इसे स्वान ने या किसी और ने साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया है कि चेतना क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे प्रिंसिपल्स पर ही काम करती है। ये एक आकर्षक हाइपोथेसिस है, पर अभी तक विज्ञान के दायरे से बाहर है। तो मतलब उनका मानना था कि चेतना सिर्फ न्यूरॉन्स की फायरिंग का नतीजा नहीं है। बिल्कुल सही। वो मानते थे कि चेतना अपने आप में एक तरह का एनर्जी फील्ड है, जो ब्रेन से जुड़ा तो है, पर उस तक लिमिटेड नहीं है। एक ऊर्जा क्षेत्र। हाँ, इसलिए वो इस बात पर बहुत जोर देते थे कि जो मेन स्ट्रीम न्यूरोसाइंस है उसे साई फिनोमेना यानी ESP जैसे टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, रिमोट व्यूइंग और साइकोकिनेसिस, मतलब मन से चीज़ों को हिलाना या प्रभावित करना, इन सबको सीरियसली लेना चाहिए और उन्हें मन और परसेप्शन की एक ब्रॉडर थ्योरी में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने पहले भी कहा, ये विचार मेनस्ट्रीम साइंस ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। बिल्कुल नहीं। स्वान के आइडियाज और उनके क्लेम्स को आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी बड़े पैमाने पर संदेह की नज़र से ही देखती है। जो मेन स्ट्रीम न्यूरोसाइंस है वो अभी भी चेतना को ब्रेन की एक्टिविटी का ही नतीजा मानता है। और साई घटनाओं पर इतने सालों की रिसर्च के बाद भी। हाँ, दशकों की रिसर्च हुई है, लेकिन ऐसे नतीजे नहीं मिले हैं जिन्हें इंडिपेंडेंटली बार बार दोहराया जा सके और जो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल हों। हमारी जो स्रोत सामग्री है उसमें न्यूरोसाइंस और चेतना अनुसंधान से उनके काम के कनेक्शन का भी जिक्र है। क्या इस तरफ कोई बाद में रिसर्च हुई है जो स्वान के दावों पर थोड़ी रोशनी डालती हो, शायद इनडायरेक्टली? देखिए, सीधे तौर पर तो स्वान के दावों को न्यूरोसाइंस ने वैलिडेट नहीं किया है, लेकिन कुछ दिलचस्प कनेक्शंस पर बात जरूर होती है। स्वान के जो विचार हैं वो चेतना के जो बदली हुई अवस्थाएं होती हैं, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, उनके अध्ययन से कुछ हद तक जुड़ते हैं। जैसे कि न्यूरोथियोलॉजी ये फील्ड स्टडी करती है कि हमारा ब्रेन धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभवों को कैसे प्रोसेस करता है, या फिर न्यूरोफिनोमेनोलॉजी जो चेतना के सब्जेक्टिव अनुभव मतलब फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस का अध्ययन करती है। ये फील्ड्स मानती हैं कि चेतना के कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। तो क्या किसी ने ये देखने की कोशिश की है कि जब कोई रिमोट व्यूइंग जैसी एक्टिविटी करने का दावा करता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? EEG या fMRI जैसी मशीनों से कुछ पता चला है? हाँ, स्रोत में कुछ बाद के रिसर्चर का जिक्र है, जैसे माइकल पर्सिंगर। साल 2001 के आसपास उन्होंने कुछ स्टडीज के आधार पर यह सजेस्ट किया कि जब लोग रिमोट व्यूइंग जैसी क्रियाएं करने की कोशिश करते हैं तो उनके ब्रेन के कुछ खास हिस्सों में एक्टिविटी देखी जा सकती है। कौन से हिस्से? खासतौर पर राइट हेमिस्फेयर यानी दायां गोलार्ध, जो अक्सर हॉलिस्टिक थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और स्पेशल अवेयरनेस से जुड़ा होता है, और पेरिएटल एसोसिएशन एरियाज, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने और स्थानिक कल्पना मतलब विजुअलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये फिर से साफ करना जरूरी है कि ये स्वान का अपना न्यूरोसाइंस रिसर्च नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाद के रिसर्चर्स की स्टडीज हैं जो इन अवस्थाओं के पॉसिबल न्यूरल कॉरिलेट्स मतलब मस्तिष्क में होने वाली संभावित गतिविधियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये रिसर्च भी बहुत शुरुआती स्टेज में है, कंट्रोवर्शियल है और इसके नतीजे भी कोई पक्के नहीं हैं। ये बस ये इशारा करते हैं कि शायद इन कथित एक्सपीरियंसेस के दौरान ब्रेन में कुछ खास पैटर्न एक्टिवेट होते हों। लेकिन ये साबित नहीं करते कि रिमोट व्यूइंग वाकई काम करता है या चेतना नॉन लोकल है। ये सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बीच एक पॉसिबल लिंक की तरफ इशारा करते हैं। स्वान ने अपने इन अनुभवों और विचारों को सिर्फ प्रयोगों तक ही नहीं रखा, उन्होंने किताबें भी लिखी। उनकी कुछ मेन बुक्स कौन सी हैं? हाँ, उन्होंने कई किताबें लिखी, कुछ जो ज्यादा चर्चा में रही। एक है पेनिट्रेशन, द क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड ह्यूमन टेलीपैथी। ये 1998 में आई थी। इसमें उन्होंने कथित तौर पर एलियंस और टेलीपैथी से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। एलियंस? हाँ, काफी विवादास्पद किताब है ये। दूसरी है एवरीबॉडीज गाइड टू नेचुरल ESP 1991 की। ये आम लोगों को अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज को समझने और डेवलप करने के लिए गाइड करने का दावा करती है। ओके। और एक और कंट्रोवर्शियल किताब है साइकिक सेक्सुअलिटी, द बायोसाइकिक एनाटॉमी ऑफ सेक्सुअल एनर्जीज 1999 की।
अच्छा। और जैसा आपने शुरू में बताया था, उनके काम से जुड़े सरकारी दस्तावेज भी अब पब्लिक हैं। हाँ, ये पहलू उनके काम को और भी मिस्टीरियस बनाता है। CIA ने अपने CREST आर्काइव्स के जरिए प्रोजेक्ट स्टारगेट और SRI के साथ उनके काम से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए हैं। इनमें से कुछ पहले क्लासिफाइड थे, बाद में डीक्लासिफाई किए गए। तो ये कंफर्म करते हैं कि सरकार इन्वॉल्व थी। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स इस बात की पुष्टि तो करते हैं कि अमेरिकी सरकार ने इस फील्ड में काफी इंटरेस्ट लिया था और स्वान इसमें एक की प्लेयर थे। हालांकि ये दस्तावेज उनके दावों की सच्चाई साबित नहीं करते, पर सरकारी इन्वॉल्वमेंट कंफर्म करते हैं। तो सब कुछ समेटते हुए अगर देखें तो इंगो स्वान की विरासत क्या है? उन्हें अक्सर रिमोट व्यूइंग का जनक या फादर ऑफ रिमोट व्यूइंग कहा जाता है। साइंस के इतने शक के बावजूद उनका क्या असर रहा? हाँ, ये टाइटल काफी हद तक सही बैठता है। देखिए, भले उनके दावे साइंटिफिकली प्रूव ना हो, लेकिन उन्होंने पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी के लिए एक सिस्टमैटिक क्वासी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, वो CRV प्रोटोकॉल डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अप्रोच ने कम से कम इस फील्ड के अंदर रिसर्च को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाने में मदद की, और उनके प्रोटोकॉल ने सीधे तौर पर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रभावित किया, जैसा हमने पहले बात की। तो उनकी लेगेसी आप कह सकते हैं दो धारी है। कैसे? एक तरफ मेन स्ट्रीम साइंस का गहरा संदेह है, और दूसरी तरफ पैरासाइकोलॉजी और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक हिस्से पर उनका एक अनडिनाएबल असर है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है, इंगो स्वान ने रिमोट व्यूइंग रिसर्च की नींव रखने में एक अहम रोल प्ले किया। हाँ, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI और प्रोजेक्ट स्टारगेट के साथ उनका जुड़ाव, बृहस्पति के छल्लों जैसे उनके बेहद चौंकाने वाले और विवादास्पद एक्सपेरिमेंट्स और दावे, बिल्कुल। चेतना की प्रकृति के बारे में उनके गैर पारंपरिक और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार, हाँ। और साइंस की दुनिया में इतनी बहस के बावजूद उनका एक स्थायी, भले ही कंट्रोवर्शियल असर रहा है। एकदम सही। और ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। चेतना की प्रकृति क्या है? क्या वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन का प्रोडक्ट है या कुछ और? हमारी परसेप्शन की असली सीमाएं क्या हैं? इंसानी क्षमता कहां तक जा सकती है? और क्यों सरकारें कभी-कभी ऐसे अनकन्वेंशनल और सीक्रेट रिसर्च में दिलचस्पी लेती हैं? सही। तो जो कोई भी मन की गहराइयों में, अनसुलझी पहेलियों में, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की छिपी हुई हिस्ट्री में रुचि रखता है, उसके लिए इंगो स्वान की कहानी बहुत रेलेवेंट है। स्रोत सामग्री में हमने ये भी देखा कि बाद के रिसर्चर्स रिमोट व्यूइंग जैसी अवस्थाओं के न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही ये कोशिशें शुरुआती और विवादास्पद हों। हाँ, उस दिशा में कुछ काम हो रहा है। तो एक आखिरी विचार के तौर पर ये सवाल मन में आता है, इंगो स्वान के दावे भले ही आज भी साइंटिफिक कसौटी पर पूरी तरह खरे न उतरते हों, लेकिन उन्होंने चेतना की प्रकृति और उसकी छिपी हुई क्षमताओं को एक्सप्लोर करने के लिए जो तरीके डेवलप किए और जो सवाल उठाए, वो आज भी बहस को और कुछ हद तक रिसर्च को हवा दे रहे हैं। हाँ, सवाल तो उन्होंने बड़े खड़े किए। बिल्कुल। कौन जाने भविष्य की जांचें मन और ब्रह्मांड के बीच के इस रहस्यमय रिश्ते के बारे में क्या नए खुलासे कर दें।